यदि मैं कहूँ कि ए बैंक अपने बैंक की फिक्स डिपॉजिट पर 10% का ब्याज दे रहा है और आपसे इस संबंध में पूछूं कि क्या ये ब्याज की दर अच्छी है या अच्छी नहीं है, आप झटके से बोलेंगे ये काफ़ी अच्छा ब्याज की दर है। यदि मैं पूछूं क्यों, तो आप कहेंगे कि बी सी डी और जितने सारे बैंक हैं वो 7 से 8% के बीच दे रहा है और ये ए बैंक जो है वो 10% दे रहा है, इसलिए ए बैंक का इंटरेस्ट रेट काफ़ी बेहतर है। इसका मतलब यदि ट्रांसलेट करें हम, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कोई भी रिटर्न, कोई भी फिगर अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये तब मालूम होता है जब इसकी तुलना हम किसी बेंचमार्क से या उसके समकक्ष या उसके पीयर्स से करें। तब समझ में आता है कि इसका परफॉर्मेंस, ये फिगर अच्छा है या अच्छा नहीं है। उसी हिसाब से जब हम म्यूचुअल फंड का कोई स्कीम सेलेक्ट करते हैं और कोई कहता है कि इसमें 10% का रिटर्न दे रहा है, 15% का दे रहा है, 20% का दे रहा है, तो आइसोलेशन में इस रिटर्न को देखना और ये समझना कि ये अच्छा रिटर्न है, ये बेहतर डिसीजन नहीं है जब तक इसकी तुलना आप उसके समकक्ष या किसी बेंचमार्क से ना करें। आज हम चर्चा करेंगे कि जब हम म्यूचुअल फंड में कोई स्कीम सेलेक्ट करते हैं तो सामान्य तौर पे हम उसके ट्रेलिंग रिटर्न 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो भी आपको समझ में आता है फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से, उस हिसाब से आप उसमें देखते हैं और अपना निर्णय लेते हैं कि ये रिटर्न ठीक है और उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। जनाब, अब जाइए, जो पहले बातें मैंने कही थी, यदि किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 18% का रिटर्न है, फॉर एग्जांपल आपके पिछले 1 वर्ष का स्मॉल कैप सेगमेंट में 18% का रिटर्न है जो म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर रहे हैं और आपको लगा कि 18% अच्छा रिटर्न है और इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन यदि आप उसके पीयर दूसरे स्मॉल कैप सेगमेंट के दूसरे म्यूचुअल फंड से या उसके कैटेगरी एवरेज से या निफ्टी 250 स्मॉल कैप 250 टीआरआई से कंपेयर करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अरे, 1 वर्षों का बेंचमार्क का रिटर्न तो 30% से ऊपर था, ये 18% दे रहा है, तो बहुत खराब रिटर्न है। सो दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो जब केवल रिटर्न को आइसोलेशन के बेसिस पे फंड को सेलेक्ट ना करें। नंबर दो, हर रिटर्न के साथ उसका रिस्क एसोसिएटेड होता है। जैसे लार्ज कैप में यदि तुलना करें मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में, तो रिटर्न कम होते हैं। फिर भी लार्ज कैप में काफ़ी इन्फ्लो होता है इन्वेस्टमेंट का, स्मॉल कैप में उसकी तुलना में काफ़ी अधिक रिटर्न है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि लार्ज कैप से काफ़ी अधिक है स्मॉल कैप में, उसमें भी इन्फ्लो होता है। तो जनाब, आखिर वो कौन व्यक्ति हैं जो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं जबकि उसमें देख रहे हैं कि लार्ज कैप में रिटर्न कम है मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना में? सीधा इसका जवाब है कि लार्ज की रिटर्न के साथ हमेशा रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। तो जब भी म्यूचुअल फंड को आप शॉर्टलिस्ट करें इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो रिटर्न को देखें, उसकी तुलना करें अपने कैटेगरी एवरेज या उसके बेंचमार्क से, और ये भी देखें कि उस रिटर्न के साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है। हो सकता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट में रिटर्न 50% का हो, लेकिन रिस्क यदि उसमें काफ़ी अधिक हो, और दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसा हो सकता है जिसमें रिटर्न तो 20% है लेकिन रिस्क काफ़ी कम है। तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमें वो 50% वाला स्कीम को सेलेक्ट करना है या वह 20% वाले रिटर्न वाले स्कीम्स को। इसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम चर्चा करेंगे कि फंड को सेलेक्ट करें और इसकी तुलना करेंगे हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप वर्सेस क्वांट स्मॉल कैप फंड की, और दोनों को डिफरेंट पैरामीटर्स पे यानी रिटर्न और रिस्क के पैरामीटर्स पे हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन सा फंड हमें सेलेक्ट करना चाहिए इन दोनों में से, यदि सेलेक्ट करना हो तो। हालांकि ये मैं पहले बता दूं कि ये फंड का जो नाम लिया है हमने, ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक सिंपल रैंडमली सेलेक्टेड स्मॉल कैप के 2 फंड्स हैं। और जैसा मैं बार बार कहता हूं कि हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का परसेप्शन अलग अलग होता है, उसकी रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होती है। तो इन दोनों स्कीम्स की जो चर्चा करेंगे, किसी को हो सकता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतर लगे, किसी को क्वांट स्मॉल कैप बेहतर लगे, बिकॉज हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का परसेप्शन अलग अलग होता है। तो आप भी जब निर्णय लें, इसके बेसिस पे लें कि आपका फाइनेंशियल विजडम क्या कहता है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। तो आज करेंगे इसके डिटेल एनालिसिस और एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे। एस्ट्रॉन टैक्समैन के नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यदि इस वीडियो से आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन होता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद
के बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर पुश करें ताकि हमारे सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। मेरा नाम डीएम झा है। जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी कि फंड को सिलेक्शन करने टाइम में दो पैरामीटर को ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहला रिटर्न, और रिटर्न भी आइसोलेशन में नहीं बल्कि इसको कंपैरिजन करेंगे उसके डिफरेंट पैरामीटर्स उसके पीएस के साथ। तो यहाँ हम कंपेयर करेंगे उसके रिटर्न को उसके कैटेगरी एवरेज के साथ, और उसके बाद जो भी रिटर्न है अच्छा है या अच्छा नहीं है उसमें देखेंगे कि कितना रिस्क एसोसिएटेड है उसके साथ। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि कंपैरिजन करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और क्वांट का स्मॉल कैप फंड, दोनों ही स्मॉल कैप सेगमेंट के फंड हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न पैरामीटर पे। रिटर्न पैरामीटर में दो रिटर्न की बातें करेंगे हम, एक है ट्रेलिंग रिटर्न और दूसरा है रोलिंग रिटर्न। तो सबसे पहले ट्रेलिंग रिटर्न हम क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बातें करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि क्वांट का मतलब क्वांट स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, और एवरेज का मीन्स दिस इज कैटेगरी एवरेज। और हमने इसको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के पैरामीटर पे इसको हमने ट्रेलिंग रिटर्न की एनालिसिस किए हैं। और इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों ही फंड का जो 1 ईयर का जो रिटर्न है वो कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। कैटेगरी एवरेज 43.77% है, जबकि इन दोनों का कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न है। 3 ईयर्स में भी कैटेगरी एवरेज स्मॉल कैप का 23.15% है, जबकि यहाँ भी देखते हैं दोनों ही फंड इससे बेहतर इसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 5 ईयर्स के कंपैरिजन में 31.2% कैटेगरी एवरेज है और दोनों ही फंड यहाँ भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं कैटेगरी एवरेज को। और 10 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज 19.05% है और यहाँ भी हम देख रहे हैं कि दोनों ही फंड कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि ये दोनों ही फंड क्वांट और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे ये कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक कंपैरिजन ये दोनों ही फंड अच्छे दिख रहे हैं। अब यदि इन दोनों फंड को आपस में कंपेयर करें, अच्छा का मतलब सबसे बेहतर कौन है, तो हम देखते हैं कि 1 ईयर और 5 ईयर्स के टाइम टेन्योर में क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से बेहतर है, जबकि 3 ईयर्स और 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में हम देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया का परफॉर्मेंस वो आउट परफॉर्म कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप फंड को। अब जनाब ये दोनों फंड अच्छे हैं ये तो समझ में आ गया। अब इन दोनों में से अच्छा कौन है, तो दो टाइम हॉरिजन में क्वांट स्मॉल कैप है और दो टाइम हॉरिजन में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है। लेकिन यदि 10 ईयर्स की बातें यदि करें तो 22.76% है निप्पॉन इंडिया का और क्वांट का 21.10% है। यहाँ हमें लगता है कि निप्पॉन इज बेहतर, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल विजडम। कोई कहते हैं कि नहीं 5 ईयर्स का रिटर्न इज बेहतर है, तो 5 ईयर के टेन्योर में ये देखते हैं तो क्वांट का 46.03% है, जबकि निप्पॉन का 35.65% है। सो इस लिहाज से हमें लगता है कि क्वांट का स्मॉल कैप फंड बेहतर फंड है। तो यहां अभी तक केवल इस फिगर को देख के हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही फंड बेहतर हैं, बिकॉज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के टाइम हॉरिजन में ये कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म कर रहा है। एक दूसरा रिटर्न में ही पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड रोलिंग रिटर्न। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने रोलिंग रिटर्न का नाम पहले सुना हुआ हो, कुछ लोगों ने नहीं सुना हुआ हो। जिसने अभी ये पहली बार रोलिंग रिटर्न की का नाम सुन रहे हैं वो हमारे कमेंट बॉक्स में रोलिंग रिटर्न कमेंट कर दें तो हम समझ जाएंगे कि आपने रोलिंग रिटर्न पहली बार सुना है। इसके बारे में कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा है जहां आपने रोलिंग रिटर्न के बारे में डिस्कशन हुआ है। रोलिंग रिटर्न का सिंपल शब्दों में यहां लिखा हुआ है 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 10 ईयर्स। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज के दिन में तारीख है 3 नवंबर 2024। यदि हम 3 नवंबर 2021 से 3 नवंबर 2024 का रिटर्न देखें, फिर 4 नवंबर 2021 से 4 नवंबर 2024 का रिटर्न देखा और इस तरह से 3 साल का रिटर्न अगले 3 सालों के लिए देखें और ये पीरियड यदि लास्ट 10 ईयर्स चले तो हम कहेंगे कि ये रिटर्न जो निकलेगा वो 3 ईयर्स रोलिंग रिटर्न फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। इसका मतलब हमने जो ये एनालिसिस किया हुआ है वो 2 नवंबर 2014 से लेके 2 नवंबर 2024 तक का 3 ईयर्स के रोलिंग रिटर्न पीरियड में हमने देखा है इसका डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या इसके फिगर्स आते हैं। यहाँ हम देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ लिखा है एवरेज,
ये लिखा है मीडियन, ये लिखा है मैक्सिमम, ये मिनिमम, और ये लिख रहा है निगेटिव रिटर्न, यहाँ मोर देन 20% रिटर्न। हालांकि और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया है अपने हिसाब से। सबसे पहले हम देखते हैं एवरेज रिटर्न की बातें करते हैं। पिछले 10 सालों में 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न में हम देखते हैं कि क्वांट का एवरेज रिटर्न 22.49% है, जबकि निप्पॉन इंडिया का 23.39% है। इसमें लगता है, हालांकि दोनों के एवरेज रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन निप्पॉन इंडिया इसमें बेहतर दिख रहा है। अब जनाब, एवरेज तो एवरेज होता है। फॉर एग्जाम्पल यदि एवरेज की बातें यदि करें कि दो एंटिटी हैं, एक का 100 मार्क्स है और दूसरे का 10 मार्क्स है, हम कहेंगे कि एवरेज 55 मार्क्स है, बिकॉज 110 उसमें से दो बच्चे तो 55%। लेकिन जनाब अब देखें कि जो सबसे टॉपर है उसका 100 है और जो सबसे नीचे वाला है उसका 10 है। 55 एवरेज कह के यदि हम कुछ उसमें इन्वेस्ट करें तो हो सकता है कि आप 10% में भी आ जाए, 100% में भी आ जाए, मार्क्स वाइज या रिटर्न वाइज जो भी हो। सो एवरेज बहुत बेहतर पैरामीटर्स नहीं है ये जज करने का कि इसका रिटर्न अच्छा है या बुरा है। हालांकि एवरेज को आइसोलेशन में देखें तो यहाँ लगता है हमें कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का बेहतर परफॉर्मेंस है। अब बात करते हैं मीडियन की बातें बाद में करेंगे, पहले मैक्सिमम की बातें कर लें। मैक्सिमम देखते हैं कि पिछले 10 सालों में 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न के हिसाब से क्वांट का 69.13% हुआ, जबकि निप्पॉन का 54.46%। जनाब आइसोलेशन में देखें कि मैक्सिमम रिटर्न 69%, इट्स वेरी गुड रिटर्न पिछले 10 सालों में 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे, और निप्पॉन इंडिया का 54.46%। हालांकि ये भी काफी बेहतर रिटर्न है, लेकिन इन दोनों में बेहतर रिटर्न क्वांट की है। तो मैक्सिमम यदि हम यहाँ देखते हैं तो जनाब हमें लगता है कि क्वांट इज बेहतर निप्पॉन के कंपेरिजन में। अब यदि मिनिमम की बातें करें तो हम देखते हैं कि पिछले 10 वर्षों में 3 इयर्स का रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे जो मिनिमम रिटर्न है ये -16.79% है क्वांट के केस में, जबकि निप्पॉन इंडिया के केस में ये -9.18% और एवरेज जो है -13.35%। एक चीज और बता दूं मैं कि कैटेगरी एवरेज के हिसाब से भी देखें तो एवरेज दोनों फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, मीडियन दोनों फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, मैक्सिमम दोनों फंड आउट परफॉर्म कर रहा है, और मिनिमम के मामले में क्वांट जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी एवरेज को, बिकॉज क्वांट का -16.79% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 13.35% है। और निगेटिव में हम देखें तो यहां भी क्वांट है ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज निगेटिव 13.81% टाइम कैटेगरी एवरेज है, जबकि क्वांट का 16.85% टाइम्स जो है निगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न में, लास्ट 10 ईयर्स में। और मोर देन 20% की बातें करें तो यहाँ दोनों ही फंड आउट परफॉर्म कर रहे हैं कैटेगरी एवरेज को। इसका मतलब मिनिमम और नेगेटिव रिटर्न में अंडर परफॉर्म कर रहा है क्वांट, जबकि निप्पॉन सारे पैरामीटर्स में आउट परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी एवरेज को। अब बातें कर रहा था मैं मैक्सिमम 69.13%, मिनिमम 16.79%। इसका मतलब पिछले 10 वर्षों में 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे करीब 85% का फ्लक्चुएशन है। जनाब मैक्सिमम दिया 69% और मिनिमम दिया -17% के आसपास, इट कम्स टू अराउंड 85%। यही बातें यदि हम निप्पॉन इंडिया में करें तो 54% मैक्सिमम दिया है और 9% के आसपास इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 10 वर्षों में 3 इयर्स का रोलिंग पीरियड। यहाँ फ्लक्चुएशन देखते हैं कि करीब 63-64% के आसपास है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम का जो फ्लक्चुएशन है, जो रेंज है क्वांट में 85% का है, जबकि यहाँ करीब 64% के आसपास का है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि निप्पॉन इंडिया इन कंपैरिजन पे हमें बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं कि 100 टाइम्स में से कितना परसेंट टाइम क्वांट ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, तो इट इज 16.85%। मतलब पिछले 10 वर्षों में 16.85% जो है पिछले 3 इयर्स के रोलिंग पीरियड में इन्होंने 16.85% नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन का इट इज 5.93%। तो यहां हम देखते हैं नेगेटिव रिटर्न की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ओनली 5.93%। और अब देखते हैं मोर देन 20% के हिसाब से कितना बार दिया है, तो निप्पॉन ने दिया है 59.83%, जबकि क्वांट ने दिया है 50.73%। यहां भी लगता है कि निप्पॉन इंडिया जो है ये क्वांट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब
हम देखते हैं कि जितने पैरामीटर्स हैं, केवल मैक्सिमम छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड रोलिंग रिटर्न के बेसिस पर बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अब जनाब देखना यह है कि हम ट्रेलिंग रिटर्न के बारे में हम कंफ्यूजन में थे कि क्वांट जो 5 ईयर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से क्वांट बेहतर फंड था और 10 ईयर्स के परफॉर्मेंस के हिसाब से निप्पॉन इंडिया बेहतर परफॉर्म था, लेकिन रोलिंग रिटर्न के हिसाब से हमें लगता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड बेहतर परफॉर्म कर रहा है यदि हम बातें करें लास्ट 10 ईयर्स में 3 ईयर्स के रोलिंग पीरियड के बेसिस पे। अब ये बातें हो गई रिटर्न के बेसिस पे, तो अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि बेहतर फंड क्वांट इंडिया स्मॉल कैप है या निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है। हालांकि मेरी व्यक्तिगत राय अभी हमें दिख रहा है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कुछ बेहतर हमें क्वांट स्मॉल कैप फंड से दिख रहा है। अब तीसरा जो बताया था कि जो भी रिटर्न है उसके साथ कितना रिस्क एसोसिएटेड है, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात करते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद द रिटर्न। इसमें हमने 5 पैरामीटर्स लिए हुए हैं: बीटा, सार्पे, शॉर्टिनो, अल्फा, पीटीओ। पीटीओ मीन्स पोर्टफोलियो टर्न। सिंपल शब्दों में, यदि आप इस रेशियो के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि आप चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हालांकि मैं बर्ड्स आई व्यू बता दूं, बीटा बताता है वोलेटिलिटी। सिंपल ट्रांसलेट करें, जैसे बताया कि निप्पॉन का 0.88 है बीटा और क्वांट का 1.02 है। इसका मतलब कि यदि स्मॉल कैप सेगमेंट 1% अप जाता है तो निप्पॉन का बीटा चूंकि 0.88 है तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 0.88% ऊपर जाएगा, जबकि बेंचमार्क गया है 1%। लेकिन यदि 1% नीचे जाएगा मार्केट स्मॉल कैप सेगमेंट तो ये नीचे भी जाएगा 0.88। इसका मतलब इसमें वोलेटिलिटी कम है। क्वांट में 1.02, उसका मतलब ये जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो वोलेटिलिटी है मार्केट में उससे अधिक है। यदि 1 होता तो उसके बराबर है, 1.02 है, इसका मतलब स्लाइटली जो है अधिक वोलेटाइल है यदि हम कंपेयर करें निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इसका बेंचमार्क है। सो इस लिहाज से हम देखते हैं कि निप्पॉन इंडिया वोलेटाइल कम है। रेशियो है सार्पे। सार्पे रेशियो का मतलब कोई पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क पे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो कितना दे सकता है। मीन्स यदि 1 पॉइंट का रिस्क इंक्रीज करता है तो रिटर्न कितना बढ़ेगा। इस हिसाब से हम देखते हैं कि निप्पॉन का सार्पे जो है 2.15 है। इसका मतलब यदि 1% अधिक रिस्क लेता है तो उसका रिटर्न जो आएगा वो 2.15% एक्स्ट्रा आएगा। उस हिसाब से क्वांट का 1.07% है। 1.07% इट एपियर्स कि जितना रिस्क लेगा उसके हिसाब से रिटर्न बढ़ेगा, उससे अधिक रिटर्न उसको नहीं मिलेगा। और सामान्य तौर पे ये कहा जाता है कि सार्पे रेशियो यदि 1.5 से बेहतर है तो अच्छा माना जाता है और यदि 2 से अधिक है तो वो एक्सलेंट माना जाता है। और इस हिसाब से हम देखते हैं कि सार्पे जो है निप्पॉन इंडिया का एक्सलेंट है यदि कंपेयर करें क्वांट का एवरेज है कि 1 पॉइंट्स का 1% का एक्स्ट्रा रिस्क लेंगे तो हमें रिटर्न 1.07% एक्स्ट्रा मिलेगा। तीसरा रेशियो है शॉर्टिनो रेशियो। शॉर्टिनो रेशियो का मतलब रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कितना देगा, तो जनाब ये 3.05 देगा और क्वांट का 2.9 है। हालांकि डिफरेंस कम है लेकिन स्टिल यदि कंपेयर करें तो शॉर्टिनो रेशियो निप्पॉन का बेहतर है। तो ये हम देखते हैं कि बीटा इज द नेगेटिव रेशियो, जहां की निप्पॉन का 0.88 है, कम है क्वांट से। सार्पे, शॉर्टिनो, अल्फा ये तीनों पॉजिटिव रेशियो है। इसका मतलब ये तीनों जितना अधिक होगा वो उतना बेहतर होगा और इस लिहाज से शॉर्टिनो और सार्पे दोनों ही बेहतर हैं क्वांट निप्पॉन इंडिया का। यदि कंपेयर करें क्वांट से तो यहाँ निप्पॉन मुझे बेहतर दिख रहा है। अब बात करें अल्फा की। अल्फा का मतलब बेंचमार्क से ऊपर मींस निफ्टी स्मॉल कैप 250 सी पर आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द रिस्क, जो भी एसोसिएटेड रिस्क है उसके बाद कितना दे सकता है, तो निप्पॉन इंडिया 19.53% एक्स्ट्रा रिटर्न दे सकता है, जबकि उसी लेवल ऑफ रिस्क पे क्वांट देगा 21.55% रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सो इसीलिए आपने देखा होगा चूंकि इसका अल्फा 21.55% है तो यहां देखा होगा कि मैक्सिमम रिटर्न जो है इसका क्वांट का है वो 69.13 है, जबकि निप्पॉन का 54.46% है। तो इस लिहाज से अल्फा का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देने की कैपेसिटी है इन कंपैरिजन टू उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 वो निप्पॉन से बेहतर है। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो टर्नओवर की। पोर्टफोलियो टर्नओवर का सिंपल मतलब
कि पूरे एक साल में आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को कितनी बार आप उसको टर्नओवर मतलब चेंज करते हैं। तो हम देखते हैं कि निप्पॉन का 23 है और क्वांट का 146 है। इसका मतलब कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पूरे एक वर्ष में अपना पोर्टफोलियो को 0.3% ही चेंज करता है, जबकि क्वांट जो है 1.46 का मतलब पूरा पोर्टफोलियो एक बार 1.5 गुना, मतलब मान लीजिए यदि 5,000 करोड़ का उनका एसेट मैनेजमेंट है, तो वो खरीद और बेच जो करते हैं वो 7,500 का करेंगे, करीब 1.5%, जबकि यहाँ 2.3 है। यदि 500 करोड़ का यदि है, इसका मतलब करीब 100 करोड़ के आसपास का वो एक्स्ट्रा चेंज करेंगे पोर्टफोलियो में। सो कहा यह जाता है कि जिसका जितना पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, वो फंड उतना ही एक्टिवली मैनेज होता है और उसमें रिटर्न अधिक मिलता है। लेकिन ये भी संभावनाएं हैं कि रिस्क भी, बिकॉज आप जितनी बार आप बाय और सेल करेंगे उतनी बार डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। यदि सारे डिसीजन ठीक हैं, आपके रिटर्न काफी बेहतर होंगे, लेकिन यदि उसमें से 10% 20% डिसीजन भी खराब हो गए तो जनाब आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए लेकिन निप्पॉन में देखा हमने कि केवल 20% पोर्टफोलियो ही वो चेंज करते हैं पूरे एक साल में, और जबकि परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत अधिक फर्क इसमें नहीं दिख रहा है। तो यदि हम कंक्लूड करें, इस माय ओपिनियन फ्रेंड्स, आपका ओपिनियन अपने आपके फाइनेंशियल विजडम के हिसाब से होता है। ट्रेलिंग रिटर्न में मैं देख रहा था कि शायद क्वांट का थोड़ा सा एज है, हालांकि 10 वर्ष के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे 22.76 निप्पॉन इज बेटर। रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे हमें निप्पॉन एक अलग ही एक काफी आउट परफॉर्म कर रहा है क्वांट स्मॉल कैप को। और रिस्क रेशियो यदि बातें करें तो केवल अल्फा को छोड़ के, जहां के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बियॉन्ड द बेंचमार्क क्वांट का बेहतर है, लेकिन बाकी सारे रेशियोज में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप बेहतर परफॉर्म कर रहा है। इसलिए यहां देखते हैं कि रोलिंग रिटर्न में काफी अच्छा परफॉर्मेंस निप्पॉन का। ट्रेलिंग रिटर्न की एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है। हमने ये रिटर्न जो लिया हुआ है 2 नवंबर 2023 से लेकर 2024, एक साल की बातें यदि करें हम, उसके हिसाब से लिया हुआ है। अब जनाब हो सकता है किसी ने 3 नवंबर को, किसी ने 4 नवंबर को परचेज किया हुआ हो, डिपेंड करता है उस दिन मार्केट कैसा था, तो ये रिटर्न आपको 2 दिनों में काफी अंतर दिख सकता है। सो ट्रेलिंग रिटर्न एग्जैक्टली असेसमेंट करने का सबसे बेहतर रिटर्न है, ये एक आइडिया देता है। रोलिंग रिटर्न उसे बेहतर आपको मेजरमेंट देता है, और इसके बाद यहाँ से निर्णय लेने के बाद आप रिस्क जो एसोसिएटेड हैं उसको यदि कंसिडर करें तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा फंड आपको सेलेक्ट करना चाहिए, या यदि दो फंड का आप कंपैरिजन करें तो कौन सा फंड बेहतर है, ये आप निर्णय ले सकते हैं। ये सारी एनालिसिस के बाद मैं जैसे बार बार कहता हूं, ये निर्णय लेना कि कौन बेस्ट है, ये सब डिपेंड करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के, उसके रिस्क प्रोफाइल पे, उसके परसेप्शन पे, उसके स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग पे। तो ये निर्णय खुद लें कि इन दोनों फंड में से, या यदि आप किसी फंड को सेलेक्ट करना हो तो कौन कौन से पैरामीटर्स आपको कंसिडर करने चाहिए। थैंक यू।